हेलो एवरीवन। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है गाइस? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर हैं? ओके। हमारे टर्म्स जो सब्जेक्ट हैं, टॉपिक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चल रहा था। इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बेसिक टर्म्स कुछ पढ़ चुके थे कि फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स सिस्टम्स के बारे में थोड़े बहुत हमें देखना था। बाकी हम इस फोर्स के रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, ये टर्म्स देख चुके थे। तो फोर्सेस के इफेक्ट्स हम देख चुके थे कि फोर्सेस में पुश क्या होता है, पुल क्या होता है, इस तरीके से। अब फोर्सेस के हम सिस्टम्स देख रहे हैं और बेसिक से हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्लासिफाई भी कर दिया था। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका आज का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। आज का जो पहला टॉपिक है फोर्स सिस्टम्स। फोर्स सिस्टम, इस फोर्स सिस्टम्स की बात करें तो फोर सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, मतलब किस किस तरीके से लाई करता है। वो जैसे मैंने थोड़ा सा आपको पिछली क्लास में ओवरव्यू दे दिया था कि कोई आपकी बॉडी है या कोई फोर्सेस है, वो किसी एक ही प्लेन में या एक ही सरफेस के ऊपर लग रहे हैं या आगे पीछे अलग अलग फोर्सेस या अलग अलग प्लेन्स में लग रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं फोर्स सिस्टम किस किस तरीके से लग सकता है। तो फोर्स सिस्टम हमारा कौन कौन से टर्म्स में या टर्मिनोलॉजीज में आ सकता है। तो पहला टर्म्स जैसे आपने पढ़ा कोप्लेनर फोर्सेस। कौन से गाइस हमारे कोप्लेनर फोर्सेस। ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम्स क्या होते हैं, इसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जो प्लेन्स रहेगी वो सभी के इसमें एक ही प्लेन में लाई करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहां पर, इन विच लाइन ऑफ एक्शन ऑफ all the forces lies in the same plane। in the same plane। तो ये टर्म्स ध्यान रखें, सेम प्लेन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस। जैसे कि आप यहां पर एक एग्जांपल बनाएं, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपने प्लेन है ये, ओके, इस प्लेन में आपके ये कोप्लेनर फोर्सेस कहलाते। इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हो सकती हैं, दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं, बट सभी हमारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। क्लियर है? इसे कोई प्लेन आपका एक बॉडी का रखा गया है यहाँ पर। दूसरी टर्म से देखें हम तो कोप्लेनर फोर्सेस हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारे कौन से हो जाते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, जिसमें हमारे क्या हो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारे क्या हो, लाइज इन द डिफरेंट प्लेन।
नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस की बात करें तो ये कौन से हो जाएंगे, तो इनके बारे में बताएंगे कि इन विच लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, ये अदर प्लेन में लाई करें। इन विच line of action of all the forces of all the forces do not lie in the same plane, that is in other plane, that is lie in other plane, सेम प्लेन में लाई नहीं करें, तो वो हम टर्म्स बता देंगे। तो ये टर्म्स भी क्लियर है हमें क्या गाइस। एग्जांपल देख लें इसका हम। एग्जांपल क्या हो जाएगा कि कोई डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहा हूं, जैसे तो डिफरेंट प्लेन्स हो जाएंगे हमारे, थोड़ा सा ये प्लेन है जैसे आपका, इस प्लेन में आपने बता दिया कि कोई फोर्स आपका इस प्लेन में लग रहा है, कोई इस प्लेन में। तो ये अलग अलग प्लेन्स में हमारे जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, तो सभी फोर्स हमारे कौन से हैं, नॉन प्लेनर फोर्सेस है हमारे। जैसे इनका अगर नाम देना चाहें तो हियर ये जैसे F1, F2 और F3 दे दें, तो हियर F1, F2 do not lie in a same plane। इनको हम क्या बोलेंगे फिर, सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन से कहलाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे आपके नॉन को प्लेनर फोर्सेस।
ये टर्म्स भी क्लियर है। नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में हो हमारे फोर्सेस, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर फोर्सेस। तो तीसरी नेक्स्ट टर्म्स हमें क्या लिख लेंगे? कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्स सिस्टम कौन सा होता है? कोलिनियर फोर्स सिस्टम्स की बात करें तो कौन सा होता है हमारा? कि जिसके अंदर एक ही लाइन में लाई करें, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इट्स सेम, मतलब सभी की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो हमारी? सभी फोर्सेस की एक ही हो। द लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ all the forces line of action of all the forces lies line of action of all the forces act in the same line। एक्ट इन द सेम लाइन, तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर फोर्सेस। जैसे कोई फोर्सेस है हमारे, तो फोर्सेस किस तरीके से? ये कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोर्सेस हैं जैसे। अब और क्या हो सकते हैं? हाँ, जरूरी नहीं कि इनकी डायरेक्शन एक जैसी ही हो। ये हमारे क्या कहलाएंगे? एक ही एक्सिस इनकी लाइन ऑफ एक्शन में है। जैसे इनसे कोई एक्सिस पास होगी आपकी, तो एक्सिस ऑफ फोर्सेस क्या है हमारी? एक ही है यहां पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेम, ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, एक्ट अलोंग इन द सेम प्लेन। तो उसी तरीके से आप यहां पर क्या लिखेंगे? सेम लाइन ऑफ एक्शन फॉर ऑल द फोर्स। ये जरूरी नहीं कि आपका इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में ही हो, ये किसी भी दिशाओं में हो सकता है। क्लियर है? जैसे आप लाइन ऑफ एक्सिस की बात करें तो वो आपका मतलब कोलिनियर फोर्सेस, तो ये भी हमारे कोलिनियर फोर्सेस कहलाएंगे अगर ये लाइन कुछ इस तरीके से हो।
तब भी हमारे यह कौन से कहलाएंगे गाइस? कोलिनियर फोर्सेस ही कहलाएंगे, क्योंकि अभी भी इनका जो लाइन ऑफ एक्सिस है ना, वो भी अभी क्या है, एक ही तो है। तो ये भी हमें हमारा क्या कहलाएगा, कोलिनियर फोर्सेस सिस्टम ही कहलाएगा। इसको थोड़ा सा क्लियर है। नेक्स्ट टर्म्स की बात करें तो ये भी कोलिनियर फोर्सेस है, ये भी हमारे कोलिनियर फोर्सेस हैं। बात करें अगर हम नेक्स्ट टर्म्स की, जिसको हमने नाम दिया है कौन से, नॉन कोलिनियर फोर्सेस। फोर्थ कौन से हो जाएंगे गाइस हमारे, नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम्स की बात करें तो ये कौन से कहलाएंगे, इनके अंदर आपके लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा। मतलब ये कोई अलग इनिशियल लाइन पे लग रहे होंगे, कोई दूसरी लाइन से आ रहे होंगे, मतलब पासिंग ऑफ लाइन ऑफ एक्शन क्या होंगी हमारी, अलग अलग होंगी, अलग एक ही प्लेन में भले ही हमारा। that type of that type of force system in which line of action of all the forces does not lie in the same line, does not act or lies along the same line। सेम लाइन के ऊपर लाई नहीं करे। जैसे जैसे किस तरीके से, अगर आप क्या करें, कुछ ये लाइंस बना ले पहले, कोई सी भी इंक्लिनेशन पर लाइन बना लें आप। अब कोई फोर्स इस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है मान लीजिए, कोई आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये सभी फोर्सेस क्या कहलाएंगे हमारे, नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम्स कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे हमारे? नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम्स। क्लियर है? नेक्स्ट हो जाएगी टर्म्स आपकी कॉनकरेंट फोर्सेस। कॉनकरेंट फोर्सेस जिनका पासिंग पॉइंट एक ही हो, एक ही बिंदु से क्या हो रहे हो? मिल रहे हो एट पॉइंट, और उसका क्या हो? मीटिंग पॉइंट हो, सिंगल पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे उनको? कॉनकरेंट फोर्सेस। क्या बोलेंगे गाइस आप उनको? कॉनकरेंट फोर्सेस। कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम्स। तो कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम्स की बात करें तो ये क्या लिखेंगे आप कि इन बीच, क्या लिखेंगे आप कि इन बीच in which line of action of all the forces, all the forces in which line of action of all the forces passing through the same single point, passing from the passing from a, ऐसा लिखे सिंगल पॉइंट, किसी एक सिंगल पॉइंट से हमारा क्या निकले? वहां से फोर्स सिस्टम्स पास हो रहा हो। तो ये भी टर्म्स हम ध्यान रखेंगे। अब ये कैसे? तो ये जैसे देखें आप कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ पासिंग से आपकी, जैसे तो नंबर ऑफ लाइन्स हैं, इन सभी का जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है हमारा? इस तरीके से जो पॉइंट्स है ना, तो सभी एक ही बिंदु से कॉमन पॉइंट से ओरिजिन हो रही हैं या फिर जनरेट हो रही हैं, और उस पॉइंट्स को क्या नाम दिया है आपने? ऐसा सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट जो कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ऐसा कौन करंट फोर्सेस निकल रहे हैं वहां से। तो नॉन कॉन करंट फोर्स कौन से हो जाएंगे? ये एक सिंगल पॉइंट से नहीं निकल रहे हो, ये किसी अलग पॉइंट से, जैसे ये भी हमारे नॉन करंट हो जाते हैं। देखो इसका पासिंग पॉइंट ये और ये अलग अलग है। देखो ये वाला, सॉरी, ये वाला फोर्स, जैसे इसको अगर F1 दे और ये F2, F2 और F1 क्या है? कौन करंट फोर्सेस नहीं है, नॉन करंट करंट है। जबकि F2 और F3 की बात करें तो दोनों कौन करंट फोर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों एक जगह यहाँ पर मिले होंगे, और यहाँ पर भी F1 और F3 भी कौन करंट फोर्सेस हैं, बट F1 और F2 नहीं है। तो नेक्स्ट टर्म्स कौन से लिख लेंगे हम? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस देख लेंगे हम। अब नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे?
line of action of line of action of all the forces line of action of all the forces या all the force not meet at a point, मतलब सिंगल पॉइंट पर नहीं मिल रहे हो हमारे. line of action of all the forces does not या do not meet at a point. तो उसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. क्लियर हो गया होगा ये भी टर्म्स. जैसे ये फोर्सेस है हमारे, ये कौन से कहलाएंगे हमारे नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. नेक्स्ट टर्म्स में देखें हम पैरेलल फोर्सेस. ये पैरेलल भी एक तरह से हमारे नॉन कॉन्करेंट हो सकते हैं क्योंकि एक ही बिंदु पर नहीं मिलेंगे. ये इनको हम पैरेलल फोर्स भी बोल सकते हैं. क्लियर है. पैरेलल फोर्सेस को भी मैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स, बट जरूरी नहीं कि पैरेलल फोर्सेस ही होंगे. थोड़ा सा इंक्लिनेशन पर हुआ तब भी वो हमारा हो सकते हैं क्योंकि एक ही बिंदु से अगर पास नहीं हो रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे पैरेलल फोर्सेस. तो पैरेलल फोर्सेस क्या हो जाएंगे आपके कि इन विच लाइन ऑफ पासिंग आर पैरेलल टू ईच अदर. line of line of action of all the forces are parallel to each other. लाइन ऑफ एक्शंस क्या हो गाइस हमारी पैरेलल हो, तो उस कंडीशंस को क्या बोलेंगे हम पैरेलल फोर्सेस. मी नॉट मीट एट अ पॉइंट एट अ सिंगल पॉइंट, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस. क्लियर है. और अलोंग अ सेम लाइन हो और डू नॉट एक्ट. अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर लाइज अलोंग दी अदर लाइन्स, ऐसा लिख रहे थे ना हम. बोल तो दिया था हमने बट लिखा नहीं यहाँ पर. लाइज अलोंग दी अदर लाइन. लाइज अलोंग दी अदर लाइन.
ये टर्म्स भी क्लियर है हमें? ओके। ये क्या है, एक मिनट। That type of force systems in which line of action of all the forces does not act or lies along the same line. Okay. ओके, ये टर्म्स भी लिख लिया हमने। पैरेलल फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ ऑल दी फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, मींस दैट अगर एग्जांपल देखें तो किस तरीके के, जैसे पैरेलल फोर्सेस हैं या फिर इस दिशा में होते हैं। तो ये सभी क्या है, पैरेलल फोर्सेस हैं। ये भी क्या है हमारे, पैरेलल फोर्सेस। अब बात करें अगर आप, तो कौन से आ जाते हैं हमारे, लाइक और अनलाइक तरह के फोर्सेस भी पढ़ते हैं आप, लाइक और अनलाइक। लाइक फोर्सेस मतलब कि दीज आर लाइक फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक पैरेलल का मतलब होता है सेम नेचर के होंगे। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब पैरेलल तो है बट उनका मैग्नीट्यूड या दिशाएं अलग अलग हो सकती है। जैसे ये भी पैरेलल फोर्सेस हैं बट ये जैसे देखें तो ये भी पैरेलल फोर्सेस है, नहीं नहीं, बट ये क्या है, एक दूसरे से अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब इनकी दिशाएं अलग अलग हैं, देख रहे हैं कि दिशा या फिर इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं। यहां तक कि लाइक फोर्सेस मतलब क्या हो जाता है, जिनका मैग्नीट्यूड लाइक इक्वल फोर्सेस होता है। फिर हाँ, लाइक इक्वल फोर्स, लाइक अनइक्वल फोर्स, इस तरीके से। तो लाइक इक्वल फोर्स मतलब क्या हो जाता है कि दिशा भी एक जैसी है, और लाइक रिप्रेजेंट करता है दिशा को और इक्वल रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। इक्वल मतलब जैसे उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। क्लियर है? तो दो टर्म्स ये भी ध्यान रखें हम। तो ये टर्म्स लिख लेते हैं हम। कौन सा हो जाएगा, लाइक फोर्सेस। तो लाइक फोर्सेस कौन से हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे इसके बारे में कि दोज फोर्सेस इन विच those forces in which those forces in which मैग्नीट्यूड की बजाय हम क्या लिखेंगे, दोज फोर्सेस इन विच, मैग्नीट्यूड तो इक्वल में आएगा ना लाइक में, दोज फोर्सेस इन विच डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस that is nature
नेचर विल बी सेम। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है गाइस हमें। अब डायरेक्शंस की बात करें तो किस तरीके से, तो आप बताएंगे कि those forces in which directions will be same। जैसे कि ये पैरेलल फोर्सेस थी, कौन सा जाएंगे, these are like parallel forces। इनके बारे में क्या लिखेंगे आप, लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये टर्म्स भी क्लियर हो गई। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट हो, तो वो भी टर्म्स लिख लो आप। अनलाइक फोर्सेस, those having differ direction, different direction। डायरेक्शंस क्या होगा इस हमारी, डिफरेंट होगा। those force having different directions। जैसे these are unlike parallel forces, unlike parallel forces। इक्वल फोर्स सिस्टम्स क्या होता है, इक्वल फोर्सेस क्या होते हैं हमारे गाइस, जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो। इक्वल में क्या लिखेंगे हम, इक्वल फोर्सेस, दोज फोर्सेस हैविंग those forces having equal or same magnitude। तो लाइक इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, अब जैसे नोट करके लिखे हम, एक नोट बिंदु बनाए तो क्या बनाएंगे आप कि अगर गाइस आपका कोई फोर्स हो जिसके बारे में ये लिखा गया हो कि लाइक इक्वल फोर्सेस, क्या लिखा हो, लाइक इक्वल फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ गाइस हमारा, तो आप बोलेंगे कि लाइक इक्वल फोर्सेस का मतलब हो जाता है हमारा, लाइक इक्वल फोर्सेस का मतलब मैग्नीट्यूड
एंड नेचर विल बी सेम, मतलब forces having same magnitude and same nature, मतलब उनकी वैल्यू भी समान है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर। अब नेचर सेम मतलब डायरेक्शन, नेचर मतलब गाइस डायरेक्शन, मतलब दोनों अगर टेंसाइल नेचर के हैं तो दोनों टेंसाइल ही नेचर के हैं और उनकी मात्रा भी बराबर है। क्लियर है? अनलाइक इक्वल फोर्सेस की बात करें तो क्या हो जाएंगे हमारे, अनलाइक इक्वल फोर्सेस। अब इसमें क्या डायरेक्ट लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे हम, अनलाइक है। अनलाइक है मतलब उनकी क्या है, हमारी दिशाएं अलग अलग हैं, बट मैग्नीट्यूड का है हमारा सेम ही रहेगा। क्या लिख देंगे हम, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड गाइस बट डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन, ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस हमारे। डिफरेंट डायरेक्शंस रहेगी, कोई टेंसाइल नेचर का है तो कोई कंप्रेसिव नेचर का है। क्लियर? ये नेचर हो गया उनका चेंज हमारा, बट मैग्नीट्यूड जैसे अभी भी बराबर हो, मैग्नीट्यूड का हो, जैसे दोनों की वैल्यू 40-40 है, बट एक 40 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है, एक 40 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे 40-40 जो है सेम मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एक कंप्रेसिव है और एक टेंसाइल है हमारा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनकी दिशाएं अलग अलग है, मतलब अनलाइक फोर्सेस है। तो एग्जांपल में चाहे तो आप लिख सकते हैं जैसे डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब वन सेम टेंसाइल देन अदर कंप्रेसिव रहेगा, और यहाँ पर अगर वन से टेंसाइल है तो दूसरा भी टेंसाइल रहेगा और दोनों की वैल्यू भी बराबर रहेगी। जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस के केस में होते हैं हमारे। और क्या हो जाएगा, अनलाइक अनइक्वल फोर्सेस, अनलाइक अनइक्वल फोर्सेस, तो इसके बारे में क्या लिख देंगे आप, तो आप लिखेंगे कि जहां पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, डायरेक्शंस भी डिफरेंट रहेगी और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंस रहेगा। ओके, कोई इश्यू नहीं है गाइस हमें। और लास्ट टर्म्स बनाए तो क्या बनाएंगे हम कि लाइक अनइक्वल फोर्सेस, लाइक अनइक्वल फोर्सेस, तो ये लाइक अनइक्वल फोर्सेस क्या हो जाता है कि गाइस यहां पर क्या हो जाए कि अब आपका क्या हो, दिशाएं तो एक जैसी हो बट मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो मतलब क्या लिखेंगे हम कि डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, अनलाइक है ना। डिफरेंट, थोड़ा सा इस तरीके से लिख देंगे हम, लाइक है ना तो उस टर्म्स को पहले लिख देंगे, तो उसकी टर्म्स में क्या है, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन बट
डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो ये टर्म्स भी क्लियर है। यहां पर ये जो टर्म्स है ना, तो ये टर्म्स हो जाएगी, क्लियर है। और यहां पर भी थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं आप। इससे क्या होगा, डिफरेंट आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड नेचर मतलब लाइक इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा उनका नेचर मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश। क्लियर है। तो सारे टर्म्स या सारे तरीके से हमने देख लिया है कि किस तरीके से आप इनको सिस्टम्स को पढ़ते हैं और कौन कौन से हमारे फोर्स सिस्टम्स यहाँ पर एक्ट करता है। क्लियर है क्या गाइस हमें? ओके, अब एक नेक्स्ट टर्म्स आती है रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम टर्म्स। तो रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम्स तो हम जानते हैं, बट इक्विलिब्रियम टर्म्स क्या होती हैं या फिर दोनों हम जानना चाहेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स के पहले इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंसिंग सिचुएशन। ध्यान, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग सिचुएशंस, मतलब यह बॉडी बैलेंस में कब रहेगी, मतलब इक्विलिब्रियम में कब आएगी, तो वो फोर्स देखना है। जैसे इधर मैंने कोई 10 किलोन्यूटन का फोर्स लगा रखा है, तो आप ये बोलेंगे कि अगर ये कोई पॉइंट है या कोई बॉडी है हमारी, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेगी। ये कोई आपने जैसे तराजू है, इस तराजू के ऊपर इतना वजन लगा रखा है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपने 50 किलोग्राम का कोई वजन लगा रखा है, 50 किलोग्राम। तो आप यहां पर कितना वजन रख दें कि ये बॉडी हमारी क्या हो जाए, ऐसे टिल्ट हो रही होगी, तो वापस हमारे इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए। तो आप यहां पर क्या रखेंगे, 50 किलोग्राम। बट ये जरूरी है कि ऑलवेज 50 किलोग्राम आएगा, गाइस नहीं है। क्यों नहीं है, आप यहां पर देखेंगे दूसरा केस। दूसरा केस मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से होता है यहां, और ये पॉइंट होता, यहां पर आपने तराजू के अंदर फोर्स लगाया होता 50 किलोग्राम, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है ना, ये दूरी होती, मान लो यहां पर ये 2 मीटर है, और इधर दूरी होती कि जहां से आप फोर्स लगाने वाले हो, वो दूरी पी की वैल्यू बताना है, और वो दूरी कितनी होती, वो आप मान लो कि 4 मीटर होती। कितनी होती, 4 मीटर है। आपसे वो पूछ रहा है कि पी की वैल्यू कितनी होती है, आपने बोला है कि बैलेंसिंग करना है, तो जितना डाउनवर्ड लग रहा है उतना ऊपर से लगा दो, तो जितना इधर लग रहा है उतना उधर लगा दो, तो आप बोल दोगे कि 50। नहीं गाइस, आपने गलती कर दी। क्यों गलती कर दी है, कि इसके कारण सेंटर पर कितना मूवमेंट या इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, रोटेशंस कितना आ रहा है। यहां पर देखें आप रोटेशंस, तो रोटेशंस कितना आएगा, रोटेशंस मतलब मूवमेंट, और मूवमेंट होता है लोड इंटू परपेंडिकुलर, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर देखें तो जो रोटेशन आएगा ना, जैसे देखो ये बॉडी को ऐसे ही रोटेट करेगा, तो आप बॉडी को रोटेट करवाने के लिए देखें तो रोटेशनल मूवमेंट है किस तरीके से आएगा। क्लियर है, रोटेट, इसी दिशा में जैसे आप देखें तो रोटेशनल आ रहा है। अगर इस रोटेशंस को देखें कि रोटेशनल मूवमेंट किस तरीके से, तो यहां पर वैल्यू देखें तो मूवमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा लोड इंटू परपेंडिकुलर
लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर लोड कितना है, ये 50 और ये गुणा 2 मीटर। अब अगर मतलब कितना 100 किलोन्यूटन मीटर का आपके पास में क्या आ रहा है, लोड या मूवमेंट डेवलप हो रहा है। अगर इस रोटेशंस को, जैसे आपकी बॉडी को रोटेट करने के लिए मूवमेंट कितना आ रहा है इधर से, तो आप बोलेंगे कि 100 किलोमीटर मीटर का। तो गाइस अगर 100 का इधर से आ रहा है तो 100 का आप इधर से डेवलप करवा दो, तो हो सकता है। तो अगर यह एम है तो यह वाला एम बराबर करवा दो, ये मान लो एम ए है, एम बी को बराबर करवा दो। तो फॉर बैलेंसिंग सिचुएशंस क्या बोलेंगे कि फॉर बैलेंसिंग सिचुएशन, फॉर बैलेंसिंग सिचुएशंस और कंडीशंस क्या लिखेंगे गाइस आप, तो आप लिख देंगे यहां पर कि एम ए बराबर एम बी होना चाहिए कि नहीं। तो एम ए बराबर एम बी होना चाहिए। तो एम ए की वैल्यू है आपके पास में 50 गुणा 2, और एम बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, एम बी बोलेंगे पी इंटू 4। तो ये आपने बोल दिया पी इंटू 4। तो हाउ मच, तो पी की वैल्यू आपने गेट किया यहां पर 100/4, यानी कि कितना हो जाएगा यार 25। तो 25 किलोग्राम का फोर्स लगाओगे या फिर 50, तो आप बोलोगे कि मैं तो 25 का ही लगाऊंगा, और एक बंदा बोलेगा कि मैं 50 का लगा कर आ जाऊंगा। पास किसको करेंगे, वो 25 वाले को कर देंगे। क्लियर है, इस तरीके से हमारा सेक्शन डिजाइन पास हो जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग सिचुएशंस। ये थोड़ा सा मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। तो बैलेंसिंग टर्म्स क्या होती है। बात करें हम रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट का मतलब ये होता है, क्या होता है, थोड़ा सा मैंने आपको पीछे की क्लास में रिव्यू करवाया है। क्या होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स ये होता है कि ये रिजल्टेंट टर्म्स कब आती है, जब नंबर ऑफ फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हो। ध्यान से देखिएगा, व्हेन नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो नंबर ऑफ फोर्स का इफेक्ट जितना आएगा, उस नंबर ऑफ फोर्स के कारण किसी बॉडी के ऊपर जितना इफेक्ट आएगा, उस सभी इफेक्ट्स को वही इफेक्ट लेना चाहूं, बट उन फोर्स को एक सिंगल पॉइंट में कंसिडर करना चाहूं, तो उन नंबर ऑफ फोर्सेस को कन्वर्ट कर सेम इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए, अगर आपने एक सिंगल पॉइंट में या सिंगल फोर्स में जिसको कन्वर्ट किया होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, रिजल्टेंट फोर्स। अब जनरली हम बात करें तो छोटा सा टर्म्स देखें कि जैसे कोई बॉडी है, इसको आप बोल रहे हो, या थोड़ा सा इसको एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये कोई बॉडी है आपकी, और इस बॉडी को आप बोल रहे हैं कि दो फोर्स से खींच रहा हूं मैं। कितने फोर्स से, दो फोर्स। एक फोर्स मेरा हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है और एक तरफ मेरा वर्टिकल की तरफ जा रहा है। ये इस तरीके से आपने बोला, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल की तरफ खींचते हुए ले जा रहा है और एक ऊपर की तरफ। मतलब जैसे गेंद ही मान लो आपने, या बॉल थ्रो किया है, तो बॉल थ्रो किया है तो क्या हुआ है उसके अंदर, मान लो कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो आपने क्या बोलते हैं कि उस थ्रो किया है, जो बॉल है वो क्या कर रही है, डाउनवर्ड भी जा रही है और आगे भी जा रहे हैं। तो वहां पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक आपका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के कारण जो आगे की तरफ मूव कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल दे रहा है, और कुछ आपको वी आपका वर्टिकल डाउनवर्ड भी लग रहा है। यहां पर आप ये बोले कि उस बॉडी के ऊपर कौन सा एक इन दोनों का इफेक्ट सेम देखें। इफेक्ट सेम देखें मतलब कि वो बॉडी सेम मेरी इतनी ही आगे उतनी ही नीचे उस तरीके से जानी चाहिए। तो आपने क्या बोल दिया है कि इनका एक इफेक्ट ले लूं। इनका एक कॉमन इफेक्ट कहां पर, इनके बीच में मान लो इधर से आ रहा होगा, कितना, किस हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा एंगल पर आ रहा। इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या, ये आप अगर एक ट्रेंगल बनाए तो क्या बन जाए, अगर इसका एक ट्रेंगल बनाए गाइस, तो आप क्या बन जा दोगे यहाँ पर, तो आप बोलोगे क्यों ना एक अच्छी आकृति बना दे। तो आपने यहाँ पर देखो, इसका ट्रेंगल का इफेक्ट लेना है, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, तो आपने बोल दिया है ये देखें। तो इस ट्रेंगल में ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, v, और ये किसके, h के। h और v परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है, tan थीटा। तो tan थीटा दे देता है, ये वैल्यू क्या हो जाती है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूजल। हाइपोटेन्यूजल मतलब ये जो कर्ण, तो कर्ण के कारण जितना इफेक्ट आएगा, वो सेम इफेक्ट आपका परपेंडिकुलर, मतलब आपको लंब दे रहा होगा, उतना ही सेम इफेक्ट उसके दोनों, मतलब लंब और आधार मिलकर जितना इफेक्ट देंगे, या परपेंडिकुलर और बेस वाला पॉइंट जितना इफेक्ट देंगे फोर्सेस की टर्म्स में। ओके, मैं आपको ये सिर्फ एक याद दिलाने की टर्म्स की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाइपोटेन्यूजल, ये वैल्यू कैसे निकालते थे हम, ये निकाल सकते हैं हम v स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट किया तो हमें मिल जाएगा एक टोटल फोर्स। क्लियर है, मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है, एक ओवरव्यू, या फिर बोले कि समझने के लिए कि कितना इजीली हम इसको समझ सकते हैं। बाकी रिजल्टेंट फोर्स अलग होता है, कारण वगैरह
अलग टर्म्स होती है, वो मैथमेटिकल एल्जेब्रिक की डायमेंशन टर्म्स हैं और ये हमारा फोर्स के टर्म्स में आ रहा है। बट कंसेप्ट वहां पर वही लग रहा है कि किस तरीके से आप इसको रिजोल्व करेंगे। रिजोल्यूशन टर्म्स क्लियर है? तो अगेन आई रिपीट कि रिजल्टेंट फोर्स वगैरह क्या होता है कि नंबर ऑफ फोर्सेस अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हो, या तो सारे नंबर ऑफ फोर्सेस का कैलकुलेशन करें या उन सभी नंबर ऑफ फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करें और सेम इफेक्ट वहां पर क्रिएट करवा दे, वो कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। इक्विलिब्रियम क्या होती है? इक्विलिब्रियम मतलब बराबर वाले फोर्स अप्लाई करना। अब हो सकता है कि जैसे आपसे पूछे कि इक्विलिब्रियम फोर्स क्या है, तो इक्विलिब्रियम ये भी हो सकता है कि अगर कोई पी फोर्स ही धक्का दे रहा है आपको, तो यहां पर कोई दो फोर्स से उसको बैलेंस करना है या तीन फोर्स से करना है। मान लीजिएगा आपने क्यू आर और एस लगा दिए, तो क्यू आर एस के कारण जितना इफेक्ट आएगा उतना ही पी करवा रहा है, तो वहां पर वो रिजल्टेंट फोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे क्यू आर एस पॉइंट में। बट अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या बोलेंगे हम कि पी बराबर क्यू प्लस आर प्लस एस है। क्या लिखेंगे हम? क्यू प्लस आर प्लस एस हमारा इक्विलिब्रियम फोर्सेस है और रिजल्टेंट फोर्स अलग आएगा हमारा यहाँ पर। अब जैसे रिजल्टेंट फोर्स देखें तो क्या बोलेंगे हम कि क्यू आर प्लस एस, इन तीनों को हम सिंगल पॉइंट में कंसिडर करना चाहते हैं, तो वो क्या आएगा? तो मान लीजिए कि जैसे ये कोई 5 है या 10 है और ये भी 15 है, इन तीनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा? 15, 10 और ये 5 है, इन सभी का। और कॉमन इफेक्ट कहां पर लाई करेगा? तो आप बोलेंगे किसी सेंटर वगैरह से वो एक्ट कर रहा होगा। इस तरीके से हम रिजल्टेंट फोर्सेस निकालते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? जो बैलेंस करता है, और रिजल्टेंट मतलब सभी के इफेक्ट को एक सिंगल इफेक्ट में क्रिएट कर लेता है। और एग्जांपल देखें, जैसे एक रिजल्टेंट का सबसे सिंपल सा एग्जांपल, आपने जैसे इस बॉडी के ऊपर ये तीन फोर्स लगा दिए, ध्यान से, जैसे ये 5 लगाया किलो न्यूटन का, ये कोई 10 का लगाया और ये 8 किलो न्यूटन लगा दिया। ये बॉडी मान लीजिए कि एक्सपांड हो गई, तो ये बॉडी जो एक्सपांड हुई, ये 5 के कारण 2 mm हो गई, 10 के कारण 3.5 mm हो गई मान लो, और 8 के कारण मान लीजिए 2.5 mm हो गई। इतना ही फैक्ट। तो ये डिफॉर्मेशन की 5 लगाते तो 2 होता, 10 लगाते 3.5, इस तरीके से। अब आप बोले कि इन तीन को क्यों गिनूं यार मैं, इनकी जगह कॉमन, तो आपने क्या कर दिया कि इन तीनों को एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। क्या किया आपने कि अगर 5, 8 और 10 ये कितने हो जाते हैं? तो अगर आपने बोल दिया कि अगर मैं 23 एक साथ में लगा दूं, तो ये जो कॉमन इफेक्ट है ना, इतना कि इतना ही, इससे ना तो ज्यादा ना इससे कम होना चाहिए। मतलब कितना हो जाएगा ये हमारा? 3 और 2, 3 6 और 2 8, 8 mm से न तो एक भी mm ज्यादा और न एक भी mm कम, या पॉइंट में भी सेम आना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाएगा कि ये 23 है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स है 5, 8 और 10, जो सेम इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जो तीनों मिलकर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये रिजल्टेंट फोर्स 23। ओके, क्लियर है हमें टर्म्स? तो हेडिंग क्या लिख लेंगे हम? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम्स। क्लियर है? जैसे क्या लिखेंगे हेडिंग हम? रिजल्टेंट फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्स, इसके बारे में क्या लिखेंगे आप? कि व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस, क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ फोर्सेस if number of
forces if number of forces like P, Q, R, S, T acting simultaneously on a बॉडी या छोटी सी बॉडी की एलिमेंट्स की स्टडी करें तो किसी पार्टिकल्स के ऊपर ऑन अ बॉडी और एलिमेंट्स किसी एक सिंगल एलिमेंट्स के ऊपर ये एक्ट कर रहे हो then a single force then a single force would like to found which will produce the सेम इफेक्ट क्या करें हमारा सेम इफेक्ट क्रिएट करें प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज वाज जैसा कि एज वाज द प्रोड्यूस्ड बाय was the effect produced by this number of forces then a single force then this single force is called as क्या कहेंगे गाइस हम उसे is called as resultant force resultant force of PQRS and these PQRS वगैरह सरफेस जो फोर्सेस है हमारे these PQRS forces are called as component forces are called as component forces of FR या रिजल्टेंट फोर्स ये टर्म्स भी ध्यान रहेगी
क्लियर है? अब एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल लिख लो आप, क्योंकि उदाहरण समझ लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले लें तो क्या लेंगे आप? मान लीजिए कि जैसे कोई ये F1, F2 और F3 फोर्सेस हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे कि यहां पर जो ये F है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये F क्या है हमारा? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट when F is equal to F3। ओके, और देखिएगा इसको भी ध्यान से, जैसे ये ऐसे हो, ये फोर्सेस में जैसे ये P हो, ये P2 हो, ये P3 हो, हम क्या बोलेंगे कि ये बराबर है P के बराबर P1 प्लस P2 माइनस P3 के, तब जाकर ये रिजल्टेंट फोर्स बनेगा। ऐसे टर्म्स भी ध्यान रखें हम। ओके, तो अब गाइस हम बात करें किसकी? एक बात करें इक्विलिब्रियम टर्म्स की, तो वो भी टर्म्स की बात कर लेते हैं हम। इक्विलिब्रियम फोर्सेस, इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात करें ना गाइस, तो आप क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि कोई रिजल्टेंट फोर्स है, अगर उसके कारण जितना इफेक्ट आ रहा है, सेम इफेक्ट आप अपोजिट डायरेक्शंस में क्रिएट करवा दे तो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। किसी वॉल को, किसी बॉडी को आप पुश कर रहे हैं, तो पुश कर रहे हैं मतलब आगे खिसक सकती है, उसको नहीं खिसकाना है तो उतना ही पीछे की तरफ कोई पुल कर दे उसको, तो पुश और पुल बराबर हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? वहां पर स्टेबल कंडीशन। क्लियर है? तो रिजल्टेंट फोर्स का इफेक्ट आपको क्या करना है? बैलेंस करना है, तो सेम इफेक्ट का बैलेंसिंग फोर्स लगा दे बट अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम आपने डेवलप कर दिया है। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन हम थोड़ी सी रिजल्टेंट फोर्स से ही लेकर आते हैं। क्या लिख लें कि व्हेन अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, व्हेन
when a system of forces acting on a body acting on a body which can be considered or find out as a resultant forces. क्या करेंगे हम? When system of forces acting on a body which can be convert into a single force by with same effect, that is resultant force. सेम रिजल्टेंट फोर्स जैसा हमने कंसिडर कर लिया है. नाउ इफ अनदर फोर्स, एक दूसरा फोर्स कंसिडर करें, बट वो क्या हो कि जो सेम इफेक्ट आ रहा हो वो इफेक्ट ऐसा ही दे, बट उसका अपोजिट इफेक्ट दे. मतलब अगर टेंसाइल आ रहा है तो टेंसाइल की जगह वो कंप्रेसिव दे, बट इफेक्ट सेम. इफेक्ट मतलब जैसे 4 mm का टेंसाइल आ रहा है तो 4 mm कंप्रेस भी कर दे, वो ज्यादा नहीं कर दे, 4 से 5 नहीं कर दे, वरना कंप्रेस हो जाएगी बॉडी. टेंसाइल को रोकना है तो उतना ही कंप्रेस करवा दे. तो वो बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं आप कि इफ now if another force which is, जो कि क्या होगा, which is equal in magnitude but opposite in nature. मतलब अनलाइक नेचर का, अनलाइक ना ले, और इक्वल होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर of resultant force is applied on the body, then the body is considered in a equilibrium या balancing situations. Then the body in equilibrium conditions. Clear है? Then the body is said to be in balancing or equilibrium condition or situations. और इस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो आपने कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया था ना, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर वाला, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियंट फोर्स, जो आपको रिजल्टेंट फोर्स के इफेक्ट को कम करके इक्विलिब्रियम में लेकर आया है. इक्विलिब्रियम फोर्स में या इक्विलिब्रियम कंडीशंस में लाने के लिए जिस इक्विलिब्रियम फोर्स का अप्लाई किया था आपने, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्स. क्लियर है? तो टर्म्स भी ध्यान रखें. इसमें लिख लें कि द फोर्स विच ब्रिंग्स द
which brings the body in equilibrium. The force which brings the set of forces in equilibrium situation, force set of forces in equilibrium is called as इक्विलिब्रेंट. क्या बोलेंगे हम इसको? इक्विलिब्रेंट या इक्विलिब्रेंट फोर्स भी बोल सकते हैं, या सिर्फ इक्विलिब्रेंट ही टर्म्स भी, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये टर्म्स भी क्लियर है हमें, इक्विलिब्रेंट फोर्स वाली. These इक्विलिब्रेंट फोर्स, क्या होगा इक्विलिब्रेंट फोर्स गाइस हमारा? ये रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा, बट मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी. रिजल्टेंट फोर्स मान लो 50 का इधर से लग रहा था, तो ये अपोजिट में लगेगा, तभी तो बैलेंस कर पाएगा ना, अदरवाइज इस बॉडी को आगे कर देगा. सबसे अच्छा देखें, जैसे आप किसी कार को पुश कर रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, तो कार को धक्का दे रहे हैं तो आगे खिसक रही है. अब आप चाह रहे हैं कि वो कार नहीं खिसके आगे, तो आप क्या करेंगे? कोई धक्का दे रहा है तो उतना ही फोर्स आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे. कितना? जितना वो पीछे से लगा रहा है, जितना फोर्स वो पुश कर रहा है. तो रिजल्टेंट फोर्स जितना पुश कर रहा है, उतना ही फोर्स आपने उधर से लगाया ना, वो इक्विलिब्रेंट फोर्स कहलाएगा. तो जिसका नेचर क्या रहेगा? रिजल्टेंट फोर्स के बराबर रहेगा, बट नेचर आपका अपोजिट रहेगा. ये लिख रहे हैं कि दिस इक्विलिब्रेंट फोर्स इक्वल्स टू resultant force in magnitude but opposite to nature. Opposite to nature. तो ये टर्म्स क्लियर है क्या गाइस हमें? क्लियर है? रिजल्टेंट फोर्स और इक्विलिब्रियम फोर्स में अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो भी जैसे हम बता सकते हैं, या कंडीशंस भी. अब आगे की क्लास में हम क्या देखेंगे, इसको रिजोल्व कैसे करते हैं, किसी थीटा पर आ जाए तो कौन कौन से किस तरीके से फोर्सेस को निकालकर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं. रिजल्टेंट फोर्स दिया हो और उसमें से कोई अननोन वैल्यू हो आपकी, कौन सी, किसी एक फोर्स की, कंपोनेंट फोर्स की, तो वो भी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये इतना हो नहीं पाएगा. इसको एक बार रिवाइज कर लें और देन फिर हम नेक्स्ट क्लास से फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे. हमारा फ्रेश टॉपिक मतलब इसके आगे वाला जो भी पोर्शन रिजल्टेंट फोर्स को रिजॉल्व करना. ओके, क्लास विल बी ओवर. थैंक यू टू एवरीवन.